हेलो फ्रेंड्स, जैसे आपने जाना कि इस वीडियो के अंदर हम जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे और जहांगीर के बारे में हम फुल डिटेल में पढ़ेंगे कि जहांगीर के बारे में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, जहांगीर जो है, जहांगीर आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जहांगीर जो है अकबर का उत्तराधिकारी था और ये 1605 से 1627 ईस्वी तक गद्दी पर रहा। और अगर इसकी हम उपाधि की धारण करें तो इसने उपाधि कौन सी धारण की थी, तो इसने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण की। तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है, इसने कौन सी उपाधि धारण की, इसने बादशाही गाजी की उपाधि धारण की थी। तो देखो, जहांगीर के बारे में जब हमने पढ़ना स्टार्ट किया तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जहांगीर का जन्म कब हुआ था। भैया देखो, जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी में हुआ। जहांगीर का जन्म कब हुआ? 30 अगस्त 1569 ईस्वी में हुआ। पिता का नाम आप अच्छे से जानते हैं, पिता का नाम क्या था? अकबर। और माता का नाम था जोधा। जोधा बाई के नाम से आप जिसको जानते हैं वही है ये जोधा, और जिसको पुराना नाम हरका बाई भी था। तो पिता अकबर थे, माता जोधा थी और उन्हीं का पुत्र था कौन? जहांगीर। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी में होता है। और अपनी मृत्यु के बाद अकबर की मृत्यु के बाद, जब इसके पिता अकबर की मृत्यु हो जाती है 1605 ईस्वी में, तो 1605 ईस्वी में अपने पिता की मृत्यु के बाद ये अकबर का उत्तराधिकारी बनता है और गद्दी पर बैठता है। ठीक है। तो जब जहांगीर गद्दी पर बैठता है, लेकिन जहांगीर के गद्दी से बैठने से पहले हम कुछ इसके बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि क्या। देखो भैया, जहांगीर जब छोटा था, तो जहांगीर जब बड़ा होता है, जवान होता है, तो अकबर के दरबार में एक लड़की होती है जिसका नाम होता है क्या? अनारकली। तो जहांगीर और अनारकली के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा। ठीक है। तो जहांगीर अनारकली के पीछे पागल होता है। अब जहाँ अनारकली वहाँ जहांगीर, दरबार में जहाँ अनारकली वहाँ जहांगीर, जहांगीर अनारकली के पीछे चक्कर मारता रहता है। अब अकबर का बड़ा पुत्र है, अकबर का उत्तराधिकारी है, तो अकबर को जब भी जहांगीर की जरूरत पड़ती है तो पूरे दरबार में ढूंढ पड़ती है, अरे भैया जाओ जहांगीर को ढूंढ कर लाओ। और जहांगीर है कहाँ? अब कहते भाई जहांगीर तो कहीं नहीं है। तो सब जानते थे, अरे भैया जहांगीर तुम्हें वहीं मिलेगा, एक बार जाओ अनारकली को ढूंढो, और जहाँ पर अनारकली होगी वहीं पर तुम्हें कौन मिलेगा? जहांगीर मिलेगा। तो मतलब जहांगीर इस तरह से इस हद तक पागल था अनारकली के पीछे। तो जब अकबर को लगता है कि भैया ये अपने काम से ध्यान नहीं हटा रहा है, तो अकबर इसको बुलाता है, अरे इधर आ, क्या कर रहा है रे तू? क्या कुछ चल रहा है? कह रहा पिताजी कुछ नहीं चल रहा, बस ऐसे ही। अरे ऐसे वैसे नहीं, जिन तो फालतू चक्करों में पड़ रहा है इन सबको छोड़ दे, काम धंधे पे लग। तो बाद में जब अकबर देखता है भैया ये सुधरने वाला नहीं है, तो अकबर अनारकली को अपने दरबार में बुलाता है और उसको डांटता है, फटकारता है। तो जब अनारकली की बेइज्जती हो जाती है तो अनारकली क्या करती है, इस बेइज्जती को सहन नहीं कर पाती और वो वहाँ से फारस चली जाती है, और जहाँ से वो कुएं में कूद कर अपनी हत्या कर लेती है। तो कुएं में कूदकर जब वो आत्महत्या कर लेती है, जहांगीर को इस बात का बड़ा दुख होता है। तो जहांगीर का जो मतलब प्यार था वो दिल में दबा रह जाता है। अब जहांगीर का जब प्यार दिल में दबा रह जाता है, 1605 ईस्वी के करीब ये गद्दी पर तो बैठता है, लेकिन गद्दी पर बैठने के बाद देखो इतना इसे प्यार था अनारकली से, 1615 में ये क्या करता है कि लाहौर में अनारकली का मकबरा भी बनवाता है। तो हमने कहा कि चलो भैया, अब ये तो रही इसके प्यार की बात, पुराने प्यार की, जिसको हम बोल सकते हैं ओल्ड फ्लेम। अब आगे बात करते हैं। तो जहांगीर देखो बेचारा क्या करते हैं कि यार अब इस प्यार को पूरा कैसे किया जाए। अब ये जहांगीर शादी करनी स्टार्ट करता है। अब मैं क्यों कह रहा हूँ करनी स्टार्ट करता है, क्योंकि भैया एक नहीं दो नहीं, पूरी की पूरी 27 शादी कर डालता है और इसको कोई ऑप्शन ही नहीं मिलता। किसका? अनारकली का। अब देखो, जब हम इसकी शादी की बात करते हैं तो सबसे पहले मुख्य बात करेंगे जहांगीर की उन मुख्य शादियों की जो हमारे एग्ज़ाम में पूछी जाती है, और इसके उन बेटों की जो हमारे एग्ज़ाम में पूछी जाती है, हम उन्हीं की बात करेंगे। तो देखो, जब हम जहांगीर के बारे में आगे पढ़ते हैं तो जहांगीर की मैं बात करता हूँ। तो जहांगीर की पहली पत्नी की हम बात करते हैं। देखो, आमेर के राजा थे। आमेर के राजा कौन थे? आमेर के राजा थे भैया अमर सिंह। आमेर के राजा थे अमर सिंह, और अमर सिंह की बहन थी, कौन थी? अमर सिंह की बहन थी कौन? अमर सिंह नहीं भैया, ये मान सिंह थे। आमेर के राजा थे मान सिंह, और मान सिंह की बहन थी मानबाई। अब देखो, जहांगीर आमेर के राजा मान सिंह की बहन मानबाई से शादी करता है, और मानबाई से जब ये शादी करता है तो इनको बेटा जो होता है उसका नाम होता है खुसरो।
तो जहांगीर और मानबाई से खुसरो का जन्म होता है। अब दूसरी पत्नी की बात करें, दूसरी पत्नी है मारवाड़ के राजा उदय सिंह की बहन। मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री है, मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री है कौन? जगत गोसाई। मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री है जगत गोसाई, और जगत गोसाई से इनको एक पुत्र होता है जिसका नाम है खुर्रम। कौन है भैया? खुर्रम। खुर्रम, अब खुर्रम से आप अच्छे से परिचित होंगे क्योंकि खुर्रम के बारे में कई बार पूछा जाता है। खुर्रम किसका? अरे भैया शाहजहाँ का ही नाम खुर्रम है। कौन है? शाहजहाँ। शाहजहाँ का नाम खुर्रम है। और इसकी एक और पत्नी की बात करते हैं। देखो एक और पत्नी थी इसकी, कौन? रुखसाना। और रुखसाना से एक बेटा हुआ जिसका नाम है शहरयार। रुखसाना बानो के नाम से जानी जाती है। और एक थी सलमा बानो। सलमा बानो से बेटा हुआ जिसका नाम था परवेज। तो ये मुख्य लोग हैं जो हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आमेर के राजा मानसिंह की बहन मानबाई से पुत्र हुआ खुसरो। मारवेड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री से पुत्र जगत गोसाई। जगत गोसाई से पैदा हुआ खुर्रम जिसे हम शाहजहाँ के नाम से जानते हैं। और रुखसाना बानो से हुआ शहरयार और सलमा बानो से हुआ परवेज। इस तरह से ये 27 शादी रचा डालता है, एक के बाद एक 27 शादी रचा डालता है। और जब हम देखो इसके आगे हम बात करते हैं, जब हम जहांगीर के बारे में बात करते हैं आगे, तो इस तरह से इन शादी को करने के बाद क्या होता है। देखो मैंने ये इसकी शादी की बात की, अब हम इसकी एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात कर लेते हैं जो हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। देखो क्या हुआ कि जहांगीर जब 1605 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है तो भैया इसका जो बड़ा बेटा होता है, जो मैंने कहा मानबाई से जो पुत्र हुआ था उसका नाम था खुसरो। तो जो बड़ा बेटा है इसका खुसरो, और जब ये 1605 में गद्दी पर बैठा तो खुसरो भैया 21-22 साल का रहा है। तो जब वो 21-22 साल का रहा है तो वो क्या करता है, खुसरो आंकड़े लगाता है। आंकड़े क्या लगाता है? वो सोचता है कि यार मेरा जो दादा है अकबर, वो कम से कम 50 साल गद्दी पर रहा, और जब वो 50 साल गद्दी पर रहा, अब जो मेरा पिता है, मेरा पिता अब गद्दी पर बैठ रहा है और मैं अभी 20-22 साल का हूँ, और जो मेरा पिता अभी गद्दी पर बैठ रहा है तो मेरे दादा के अनुसार अगर ये भी 50 साल तक टिका रहा तो भैया मैं तो तब तक 70-72 साल का हो जाऊंगा। और जब मैं 70-72 साल का हो जाऊंगा तो उसकी भी इच्छा थी, भैया खुसरो की भी इच्छा थी वो भी बादशाह बने, लेकिन उसने सोचा अरे 70 साल की उम्र में भैया मैं बादशाह बन के भी क्या करूँगा। तो उसने अपने आंकड़े लगाए और उसका दिमाग घूम गया। उसने कहा बेटा इस जहांगीर वहांगीर को हटाओ और बेटा सीधा दादा के बाद पोते को लेके आओ। क्या कहा? खुसरो ने कहा अब इसे जहांगीर वहांगीर को हटाओ। अरे भैया काम नहीं चलने वाला, तब तक तो मैं बूढ़ा होकर मर चुका हूँगा, तो तुम पिता को हटाओ और दादा के बाद अकबर के बाद किसे लेके आओ? सीधा पोता को लेके आओ, खुसरो को। तो भैया खुसरो क्या करता है? अब कुछ तो करेगा ही। तो खुसरो क्या करता है? खुसरो कर देता है विद्रोह। तो खुसरो विद्रोह कर देता है किसके खिलाफ? जहांगीर, मतलब अपने पिता के खिलाफ जहांगीर विद्रोह कर देता है गद्दी पाने के लिए। और जब जहांगीर विद्रोह कर देता है, खुसरो विद्रोह कर देता है, तो खुसरो विद्रोह जब कर देता है तो वो क्या करता है कि ये सहायता लेता है। किससे लेता है सहायता? सिक्कों के 5वें गुरु। सिक्कों के 5वें गुरु कौन है? देखो एकदम से दिमाग में आ जाएगा, गुरु अर्जन देव। सिक्कों के 5वें गुरु अर्जन देव से ये सहायता प्राप्त करता है। और जब सिक्कों के 5वें गुरु अर्जन देव से सहायता प्राप्त करता है और ये गुरु अर्जन देव से गोविंदवाला में जाकर भेंट करता है। कहाँ पर? पूछा गया है कई बार एग्जाम में कि खुसरो सिक्कों के 5वें गुरु अर्जन देव से कहाँ पर जाकर मिला था? तो भैया ये गोविंदवाला में जाकर मिला था। यहीं से ये गुरुजी से भेंट करता है और सहायता मांगता है कि आप मेरी सहायता करें, और गुरु अर्जन देव जी इसकी सहायता कर देते हैं। लेकिन क्या होता है कि इसकी सहायता करने के कारण जो जहांगीर है वो क्या करता है? सिक्कों के 5वें गुरु की हत्या करवा देता है। क्या करवा देता है? गुरु की हत्या करवा देता है।
अब गुरु की हो जाती है हत्या। और देखो क्या होता है कि खुसरो और जहांगीर के बीच में, जहांगीर और खुसरो के बीच में क्या होता है, युद्ध होता है भैया। जहांगीर और खुसरो के बीच में युद्ध होता है। और युद्ध कहाँ होता है, ये जहांगीर और खुसरो के बीच में जालंधर के निकट युद्ध होता है। कहाँ युद्ध होता है, खुसरो और जहांगीर के बीच में जालंधर के निकट युद्ध होता है। और जब जहांगीर और खुसरो के बीच में ये युद्ध होता है तो जहांगीर इस युद्ध को जीत जाता है। जहांगीर इस युद्ध को जीत जाता है और खुसरो को क्या करता है कि खुसरो को उठाता है और इसको जेल में डाल देता है। और अच्छा, ये युद्ध हुआ कहाँ था, ये भेरावल गांव में हुआ था भैया। कहाँ हुआ था, भेरावल गांव में, जालंधर के निकट भेरावल गांव में हुआ था। जहांगीर इस युद्ध के बाद खुसरो को पकड़ लेता है और इसको जेल में डाल देता है। जब ये खुसरो को जेल में डाल देता है तो खुसरो की जेल में हत्या हो जाती है। मतलब हत्या कैसे हो जाती है, खुसरो का भाई खुर्रम। अब देखो खुसरो का भाई कौन है, खुर्रम। खुर्रम मतलब जिसको आप शाहजहाँ के नाम से जानते हैं, तो शाहजहाँ खुसरो की हत्या कर देता है जेल के अंदर। अब खुसरो की क्या हो जाती है, हत्या हो जाती है। अब देखो भैया, अब खुसरो की तो हो गई हत्या। अब हत्या करी किसने, खुर्रम ने करी। अब इसके बाद देखो क्या होता है कि जो जहांगीर है, जहांगीर के दरबार में ही एक व्यक्ति है, बड़ा इम्पोर्टेंट है, अली कुली। अली कुली भैया, अली कुली। अली कुली ने एक शेर को मारा था तलवार से, इसलिए जहांगीर ने इसको शेर अफगान की उपाधि दी थी। किसकी, शेर अफगान की। तो शेर अफगान की उपाधि दी थी अली कुली को, किसने, जहांगीर ने। लेकिन भैया मैं आपको बता दूं, देखो जहांगीर और अली कुली, जहांगीर के दरबार में अली कुली इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति है कि अगर जहांगीर कोई फरमान जारी करता है और अली कुली भी कोई फरमान जारी कर सकता है। हो सकता है कि एक बार लोग जहांगीर के फरमान को मानने से इनकार कर दें, लेकिन अली कुली की बात टालने वाला कोई नहीं है। इसकी इतनी पहुंच है और इतना ताकतवर है और इतना मतलब इसने शिकंजा कसा हुआ है कि हर कोई इसकी बात मानता था। और अब देखो हर कोई बात मानेगा, जहांगीर को डर तो होगा ही। तो जहांगीर क्या करता है, जैसे ही ये क्या करता है, बादशाह बनता है, तो ये अली कुली की हत्या करवा देता है। क्या करवा देता है, अली कुली की हत्या। क्योंकि हत्या करवाने का कारण ये भी था, भैया ये सोचता है कि मेरे दादा परदादा के समय, हुमायूं अकबर के समय भी एक कौन था, उनके समय भी भैया एक अफ़गान था। क्योंकि ये भी अफ़गानी है, उस समय एक अफ़गान था। कौन, अरे भैया शेरशाह सूरी, वो भी एक अफ़गान था। जिससे ये सोचता है यार उसने भी मेरे दादा परदादा का काम बनाया था, कहीं ये मेरा काम ना बना दे। तो ये क्या करता है, ये इसकी हत्या करवा देता है। अब जब ये इसकी हत्या करवा देता है, अली कुली की हत्या करवा देता है, तो अली कुली की एक विधवा होती है। अब अली कुली मर गया तो इसकी विधवा, मतलब इसकी जो पत्नी है, जिसका नाम क्या है, मेहरुनिसा। मेहरुनिसा। और मेहरुनिसा से एक लड़की है जिसका नाम है लाडली बानो। मेहरुनिसा से एक लड़की है जिसका नाम है लाडली बानो। लाडली बानो अली कुली की बेटी है। ये दोनों की दोनों क्या होते हैं, इन दोनों को अली कुली की मृत्यु के बाद इन दोनों को जो अकबर की विधवा है सलीमा बेगम, कौन है भैया, सलीमा बेगम। तो सलीमा बेगम की किस में लगाया जाता है, देख रेख में। तो हमने कहा अली कुली की पत्नी मेहरुनिसा, मेहरुनिसा की बेटी लाडली बानो, इन दोनों को अली कुली की मृत्यु के बाद सलीमा बेगम जो अकबर की विधवा है उसकी देख रेख में लगाया जाता है कि आप आज से इनकी देख रेख करोगे। लेकिन जहांगीर ने इसको अभी तक नहीं देखा है। अब भैया जहांगीर इसको देखता कब है, जहांगीर इसको देखो जहांगीर जब इसको देखता है, कब देखता है, नवरोज के त्योहार चल रहे हैं। देखो नवरोज के त्यौहार चलते हैं। नवरोज के त्यौहार में जहांगीर क्या करता है कि मेहरुनिसा को देखता है और कहा जाता है कि मेहरुनिसा इतनी सुंदर और इतनी खूबसूरत थी। भैया जहांगीर के दिमाग में कुछ नहीं आया, सिर्फ एक गाना आया, क्या, तुझको देखा तो जाना सनम, वो प्यार होता है दीवाना सनम।
तो भैया जहांगीर ने कहा, अरे मैं तो तेरा दीवाना हो गया, मेरी तो निकल पड़ी। तो मतलब इतनी खूबसूरत थी। और जहांगीर कहता, भैया कुछ भी हो तो मेरी शादी करा डालो। किससे? महरुनिसा से। तो महरुनिसा से जहांगीर शादी कर लेता है 1611 ईस्वी में। तो 1611 ईस्वी में महरुनिसा से क्या कर लेता है? शादी कर लेता है। कौन? जहांगीर। और जब 1611 में महरुनिसा से शादी कर लेता है, नूर जहां, इसको उपाधि देता है किसकी? नूर जहां की। नूर जहां, नूरी, नूर मोहम्मद। तो पूछ सकते हैं नूर जहां, नूरी की उपाधि किसको देता है? भैया देखो, महरुनिसा को नूर जहां के नाम से जाना जाता है। नूर जहां या नूरी की उपाधि देता है कौन? जहांगीर। किसको? महरुनिसा को। अच्छा, ये नूर, नूर से क्या है? नूर का मतलब होता है चांदनी या रोशनी। नूर जहां, नूरे महल, नूरी, इस तरह की उपाधि देता है। अरे भैया नूरे महल क्या है? अरे नूरे महल है, नूर मतलब चांदनी या रोशनी, पूरे महल की रोशनी या चांदनी। नूर जहां, पूरे जहां की रोशनी, नूरी। अरे भैया कहता मतलब अब तो चांद की जरूरत ही नहीं मुझे, मेरी रोशनी, मेरी चांदनी, मेरे महल की चांदनी तुम ही हो, सब कुछ तुम ही तुम हो। तो इस तरह से नूर की उपाधि देता है किसको? महरुनिसा को। अब देखो चांदनी है तो चांदनी तो अपनी चांदनी दिखाएगी ना। अब देखो क्या होता है, नूर जहां से शादी करने के बाद नूर जहां किस तरह से जहांगीर को चांदनी दिखाती है, वो भी चलो हम आपको दिखाते हैं क्या होता है। देखो क्या होता है कि नूर जहां से शादी करने के बाद नूर जहां एक बहुत तगड़ी गेम खेलती है भैया। हाँ सच में एक गेम खेलती है। गेम क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो नूर जहां के जो पिता हैं वो फारस के रहने वाले हैं और इनका नाम है गियास बेग। क्या नाम है? पिता का नाम है गियास बेग और माता का नाम है असमत बेगम। और भैया भाई का नाम है आसफ खां। आसफ खान, भाई का नाम है आसफ खान और बेटी का नाम है लाडली बानो। देखो ये ध्यान रखना है, नूर जहां के पिता गियास बेग, माता असमत बेग, भाई आसफ खान और बेटी लाडली बानो, है ना। ये पिता हो गए, माता, भाई और ये बेटी। अब देखो, अब जो गियास बेग है ये तो उसके पिता हैं और जो माता है असमत बेगम, तो असमत बेगम को किस नाम से हमारे एग्ज़ाम्स के अंदर पूछा जाता है? तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, अरे ऐसी कौन सी एक महिला रही है जहांगीर के शासनकाल में या मुग़ल शासनकाल में जिसने क्या करा था? गुलाब से इत्र निकालने की तकनीक को खोजा था। तो गुलाब से इत्र मतलब जिसको तुम आज परफ्यूम बोलते हो, सेंट बोलते हो, सबसे पहले इसने इत्र बनाया था, गुलाब से इत्र निकाला था। किसने निकाला था? असमत बेगम ने, जो नूरजहां की माँ थी। अब देखो भाई है आसफ खान। आसफ खान की एक पुत्री है, आसफ खान की एक पुत्री है जिसका नाम है क्या? अर्जुमंद बानो। क्या नाम है भैया? थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, अर्जुमंद बानो बेगम। तो अर्जुमंद बानो के नाम से हम याद रखते हैं, आसफ खां की पुत्री है अर्जुमंद बानो। और नूरजहां की जब गद्दी पर बैठती है भैया क्या करती है? आसफ खां को मुख्य सेना नायक बना देती है, मतलब मुख्य सेनापति बना देती है और इसकी पुत्री है अर्जुमंद बानो। अब देखो नूरजहां क्या करती है, जब अपना गेम फैलाती है तो ये सोचती है कि किस तरह से अब पूरे राजपाट को अपने अंडर लिया जाए। और अपने अंडर लेने के लिए क्या करती है? देखो भैया सबसे बड़ा पुत्र था खुसरो, और खुसरो तो चल बसा, जिसको खुर्रम ने अपने रास्ते से हटा दिया। अब बड़ा बेटा बचा कौन? खुर्रम। और खुर्रम क्या करता है? ये खुर्रम की शादी करवाती है। खुर्रम की क्या करवाती है? खुर्रम की शादी करवाती है किससे? अर्जुमंद बानो बेगम से। अब खुर्रम मत पूछना भैया खुर्रम कौन है। खुर्रम शाहजहां है और किसका बेटा है? तो मैंने बताया था ये जगत गोसाई का बेटा है। और खुर्रम की शादी अर्जुमंद बानो बेगम से करवाती है। और रहा लाडली बानो। लाडली बानो की शादी किससे करवाती है? शहरयार से। देखो मैंने कहा था भैया इसके 4 पुत्र
मुख्य, है ना। वैसे तो जहादार वगैरह और भी इसके पुत्र थे। अब देखो, खुसरो चल बसा, खुर्रम की शादी अर्जुमंद बानो से करवा दी, अर्जुमंद बानो बेगम से करवा दी, और लाडली बानो की शादी शहरयार से करवा दी। मतलब एक की अपनी भतीजे से करवा दी, एक की अपनी बेटी से करवा दी। बचा परवेज, परवेज किसी काम का नहीं था। जो थोड़े बहुत काबिल थे, सबसे ज़्यादा काबिल इसमें खुर्रम था, खुर्रम की अर्जुमंद बानो से करवा दी। मतलब जो काबिल थे उनको अपने अंडर ले लिया, और जो किसी काम का नहीं था, निकम्मा था, उसे छोड़ दे, भैया इसके बस का कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं कर पाएगा। अब देखो, जब नूरजहां ने अपना जाल फैला दिया तो इसे बोला जाता है नूरजहां का जुंटा, नूरजहां का जुंटा गुट। क्या बोला जाता है? नूरजहां का जुंटा गुट। अब सारे के सारे इसके अंडर हो गए। अब देखो, सारे के सारे इसके अंडर हो गए, मतलब अब जो नूरजहां चाहेगी महल में वही होगा, और नूरजहां जो चाहती है वास्तव में होता भी वही है। अब देखो हुआ क्या कि भैया अब ये खबर ये फैलती है कि भैया जहांगीर के बाद अब गद्दी पर अगला राजा कौन होगा। तो देखो, आसफ खां का बेटा बड़ा खुर्रम। और देखो, बात ये होती है कि जो भी बादशाह होता है उसका जो बड़ा पुत्र होता है वो ही क्या बनता है? उत्तराधिकारी बनता है। अब खुर्रम, अब ये सोचते हैं कि खुर्रम ही नेक्स्ट क्या होगा? बादशाह होगा। लेकिन भैया नूरजहां जो है तो ये क्या चाहेगी? जब पूरे राज्य में ये बात फैली तो सभी के दिमाग में एक बात आई, भैया करने धरने वाली तो नूरजहां हैं, और वो क्या करेगी भाई? सबसे पहले तो अपने दामाद को बनाएगी ना, शहरयार को। जब ये बात लोगों में फैलती है कि हाँ शहरयार ही बनेगा, और इस तरह के कुछ इशारे आसफ खां को भी मिलते हैं, तो आसफ क्या कर देता है, इन दोनों में हो जाता है क्या? विद्रोह, बगावत, एक तरह की बगावत जिसे कहते हैं। बगावत हो जाती है किसमें? इसमें और इनके अंदर। तो यहाँ हो जाती है बगावत। मतलब नूरजहां और शहरयार एक साइड हैं, और क्या हो जाता है, और आसफ खां, अर्जुमंद बानो बेगम और खुर्रम ये सब क्या है? एक साइड हैं। और इस तरह से जब बगावत हो जाती है तो आसफ खां बगावत कर देता है खुर्रम को साथ लेकर, शहरयार के साथ। तो कहा जाता है कि खुर्रम जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर देता है। क्या कर देता है? खुर्रम विद्रोह कर देता है। किसके खिलाफ? जहांगीर के खिलाफ। तो खुर्रम का विद्रोह होता है जहांगीर के खिलाफ। और ये क्या करता है कि 1622 के करीब जब ये विद्रोह होता है, 1622 के करीब जब ये विद्रोह होता है तो क्या करता है, इस विद्रोह होने पर देखो भैया, क्योंकि विद्रोह वास्तव में नूरजहां के साथ है, तो नूरजहां का वास्तव में एक सलाहकार होता है जिसका नाम होता है महावत खां। महावत खां। और नूरजहां का सलाहकार होता है महावत खां। तो नूरजहां क्या कहती है, महावत खां को अपने पास बुलाती है और तुम कहती है भैया तुम मेरे पास आओ, खुर्रम ऐसे ऐसे मेरे खिलाफ हो रहा है, और तुम एक काम करो, मैं तुम्हें दक्षिण के सूबेदारी दे दूंगी, दक्षिण का सूबेदार बना दूंगी, और 2 लाख रुपए सालाना दूंगी, तुम बस किसी तरह से इस खुर्रम का काम बना दो। और इस महावत खां को खुर्रम के पीछे लगा देती है। अब बेचारा खुर्रम क्या करेगा? खुर्रम जान बचाता है और यहाँ से भाग निकलता है। खुर्रम यहाँ से भागकर मेवाड़ पहुँचता है, और मेवाड़ का जो राजा है अमर सिंह, मेवाड़ का राजा कौन है? अमर सिंह। और अमर सिंह का पुत्र है, अमर सिंह का पुत्र है, अमर सिंह का पुत्र है कौन? करण सिंह। तो अमर सिंह का पुत्र है करण सिंह। करण सिंह क्या करता है कि खुर्रम की सहायता करता है और इसको श्रेय प्रदान करता है, इसको अपने यहाँ पर रखता है। तो खुर्रम यहाँ पर चला जाता है। अब इसी बीच क्या होता है कि जब दिखता है कि भैया नूरजहां का जो महावत खां है वो तो मेवाड़ चला गया, नूरजहां का जो महावत खां है वो तो मेवाड़ की ओर चाह रहा है, भाग रहा है, किसके पीछे? खुर्रम के पीछे। और इधर असमत खां और नूरजहां में कोई बात नहीं बन रही, और इस बात को जहांगीर भी अच्छे से भाप चुका था कि भैया मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो एक कठपुतली बनकर रह गई हूँ, करने धरने वाली कौन है? नूरजहां है। तो भैया नूरजहां क्या करता है, नूरजहां को जहांगीर क्या करता है? बंदी बना लेता है। और बंदी बनाकर क्या करता है? बंदी बनाकर इसको भेज देता है लाहौर। लाहौर के किले में नूरजहां को बंदी बनाकर भेज देता है, और वहीं पर इसको 1 लाख रुपए सालाना देने की घोषणा करता है। तो नूरजहां को बंदी बनाकर कहाँ भेज दिया गया? लाहौर भेज दिया गया, और वहीं पर इसको 1 लाख सालाना, तो नूरजहां को लाहौर भेज दिया गया और वहीं पर इसको 1 लाख रुपए सालाना देने की घोषणा करता है। अब देखो जहांगीर कहता है चल नूरजहां, भैया रोशनी वोशनी तन्ने महल में बहुत फैला ली है ना, नूरे जहां, नूरे मोहम्मद नूरी, है ना, ये नूरी वूरी रोशनी वोशनी बहुत फैला ली, अब चलो कहाँ चलो? लाहौर चलो। तो लाहौर भेज देता है। अब क्या करता है कि महावत खां जहांगीर से मिलता है,
और जहांगीर महावत खां को कहता है तुम एक काम करो, जो तुम्हें नहीं मिला मैं तुम्हें देता हूँ, जाओ तुम दक्षिण की ओर जाओ और वहाँ पर मैं तुम्हें दक्षिण का सूबेदार घोषित करता हूँ। तो भैया महावत खां दक्षिण चला जाता है। अब महावत खां वहाँ पर जाता है, काम करने लगता है। महावत खां सोचता है भैया नूरजहाँ ने मुझसे वादा किया था कि वो मुझसे 2 लाख रुपए सालाना भी देगी और दक्षिण की सूबेदारी भी देगी। अब मुझे बादशाह साहब ने दक्षिण का सूबेदार तो घोषित कर दिया, अब क्या मुझे वो 2 लाख रुपए भी मिलेंगे, है ना। तो भैया इंतज़ार करता है कब सैलरी आएगी। साल पूरा हुआ सैलरी नहीं आई, 2 साल हो गए तब भी सैलरी नहीं आई। सोचता है अरे यार इकट्ठी मिलेगी एक साथ 5-6 लाख मिल जाएंगे ना। तो तीसरा साल हो गया नहीं आया, 6 साल हो गए, 5 साल हो गए, 6 हो गया। अब कहता भैया अब तो कुछ नहीं होने वाला। तो महावत खां विद्रोह कर देता है, युद्ध कर देता है किसके खिलाफ, जहांगीर के खिलाफ। और जहांगीर महावत खां के विद्रोह को दबाने के लिए, जहांगीर महावत खां के विद्रोह को दबाने के लिए दक्षिण जाता है। और दक्षिण जाता है किससे युद्ध करता है, महावत खां से। महावत खां से युद्ध करता है और महावत खां इसको बंदी बना लेता है। जब ये इसको बंदी बना लेता है तो इसके पुत्र खुर्रम को इसके बारे में पता चलता है कि मेरे पिता को बंदी बना लिया गया। तो खुर्रम भी अपनी फ़ौज लेकर दक्षिण में पहुंचता है और जहांगीर को वहाँ महावत खां के शिकंजे से छुड़वाता है और महावत खां से युद्ध शुरू करता है। और अपने पिता जहांगीर को कहता है देखो पिताजी आप एक काम कीजिए, आप जाइए, आप आगरा जाइए और गद्दी को संभालिए, मैं महावत खां को संभालता हूँ। अब पिता वापस चलते हैं। अब पिता जब जहांगीर वापस जा रहा होता है तो भैया जाना आगरा है, पहुँच लाहौर गया। अब ये नहीं पता कैसे लाहौर पहुँच गया, बस उल्लेख यही मिलता है, जानने को यही मिलता है कि जहांगीर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कहाँ पर, लाहौर में मृत्यु हो जाती है। अरे भैया समझ में नहीं आया, जाना आगरा था पहुंच लाहौर गया, क्या कारण रहा है लाहौर जाने का। कहीं नूरजहाँ की नूरी तो नहीं याद आ गई, चांद की चांदनी तो नहीं याद आ गई, हो सकता है। तो भैया जो भी रहा होगा, अब बेचारा वहाँ पर लाहौर में जाता है, मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने का कारण क्या है कि इसको लू लग जाती है, लू लगने से तबीयत खराब हो जाती है और वहीं पे मारा जाता है। ठीक है, और अब इसके बारे में आगे बात करते हैं कि जहांगीर की मृत्यु के बाद क्या हुआ। अब देखो जहांगीर की मृत्यु के बाद कोई ना कोई तो गद्दी पर आएगा। अब गद्दी पर कौन आएगा, बेचारा खुर्रम तो दक्षिण में लड़ रहा है महावत खां से, और इधर कौन है, इधर बचा कौन, शहरयार, और एक बचा परवेज। शहरयार और परवेज बचे। और यहीं पर देखो जो इनका बड़ा बेटा था जहांगीर का, जिसका नाम था खुसरो की मृत्यु के बाद उसका बेटा था द्वार अक्स बेटा था किसका, खुसरो का। अब देखो जो आसफ खां है, आसफ खान के बारे में तो आप जानते ही हो। आसफ खान कौन है, आसफ खान भैया वो ही व्यक्ति है जिसको हमने कहा था ये नूरजहाँ का भाई है। अब आसफ खां कहता है अरे भैया शहरयार और परवेज तुम मेरी एक बात सुनो यार, कि अब गद्दी पर कौन बैठेगा, पिताजी तो रहे नहीं तुम्हारे। तो ये कहते हैं कि भैया बड़ा भाई खुर्रम है तो खुर्रम ही गद्दी पर बैठेगा। कहने लगे यार तुम लोग तो सटिया गए हो, दिमाग ख़राब हो गया तुम्हारा, खुर्रम कैसे बैठेगा। कि भैया कि अच्छा एक चीज़ मान लो तुम, अगर खुसरो जिंदा होता, मान लो, इसने क्या कहा, मान लो जैसे x बराबर y x बराबर 5 तुम मान लेते हो, तो इसने ऐसे ही कहा भैया मान लो कि अगर खुसरो जिंदा होता तो वो गद्दी पर बैठता। तो दोनों भाई बोले हाँ खुसरो गद्दी पर बैठता, सही बात है। तो कहता अगर खुसरो की मृत्यु हो जाती तो फिर कौन गद्दी पर बैठता, कहते कि उसका बेटा गद्दी पर बैठता। क्योंकि क्या होता है कि पीढ़ी वाई चलता है, जो भी पिता होगा आगे उसका बेटा बैठेगा, आगे बेटे का बेटा बैठेगा। ये नहीं होगा कि उसका भाई गद्दी पर आ जाए, भाई नहीं आए। तो उसने कहा कि उसका बेटा गद्दी पर बैठता। और बेटा कौन, द्वार अक्स, कौन होगा, द्वार अक्स। इसने कहा तो भैया एक चीज़ तुम मान लो कि बड़ा बेटा कौन, खुसरो, खुर्रम तो रहा नहीं, खुसरो गद्दी पर बैठने के काबिल, खुसरो हकदार, खुसरो रहा नहीं, तो गद्दी पर कौन आएगा, द्वार अक्स। अब द्वार अक्स कौन है, खुसरो का बेटा। तो द्वार अक्स भी कहते हैं वाह चाचा वाह, तुमने तो आज मेरे दिल की बात छीन ली। देखो मन तो मेरा भी बहुत था गद्दी पर बैठने को, चाहता तो मैं भी था, लेकिन मैंने किसी को कहा नहीं आज तक। और शहरयार और परवेज भी खुश। देखो कहते हैं
भाई साहब आज अपने बड़ी ही काम की बात की, क्योंकि आज अपने बिल्कुल पक्ष की बात की। आज अपने दामाद खुर्रम के बारे में नहीं सोचा, लेकिन हमारे बारे में सोचा। तो इसलिए आज हम क्या करते हैं कि ये क्या करते हैं, आसिफ खान की बड़ी तारीफ़ करते हैं और द्वार अक्स को क्या करते हैं, गद्दी पर बिठा देते हैं। अब जब द्वार अक्स गद्दी पर बैठ जाता है, तो द्वार अक्स गद्दी पर बैठ जाता है, और द्वार अक्स की गद्दी पर बैठने से क्या होता है कि अब भैया उसको तो पता नहीं, किसको, खुर्रम को, शाहजहाँ को तो पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं यहाँ पर। तो शाहजहाँ उधर क्या करता है, उसका काम बनाता है मावत खां, और उसको टपका वपका के इधर पहुँचता है। तो जब शाहजहाँ इधर आता है, खुर्रम इधर आता है, तो खुर्रम इधर आकर देखता है, दरबार में घुसता, और दरबार में घुसकर देखता है अरे द्वार अक्स गद्दी पर बैठा है, सिंहासन पर बैठा है, और इधर शहरयार बैठा है, इधर परवेज बैठा है, इधर आसिफ खां बैठता है। तो खुर्रम की आंखें खुली की खुली रह जाती है, ये क्या हो गया, मेरे पिताजी जहांगीर कहाँ हैं। तो भैया आसिफ खान भागे भागे आता है और खुर्रम को गले से लगा लेता है और उसे कहता है, देखो भैया, तुम्हारे जाने के बाद जब तुम यहाँ से चले गए, तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हो गई ऐसे ऐसे, और उनकी मृत्यु होने के बाद इन लोगों ने, शहरयार ने, परवेज ने और द्वार अक्स ने मुझे तलवार की नोक पर डराकर मुझे तो चुप करा दिया, और उनका कोई हिम्मत नहीं, मैं और इन्होंने क्या करा कि गद्दी को अपने कब्जे में ले लिया। अरे मैंने तो कई बार तुमसे कांटेक्ट करने की, कई बार तुमसे वार्तालाप करने की, तुम्हें पत्र भेजने की कोशिश करी, लेकिन हर बार मेरी कोशिश नाकामयाब कर दी गई। किनके द्वारा? इनके द्वारा। तो ये सबसे बड़ी चाल थी किसकी? आसिफ खान की। आसिफ खान ने इन सभी को फंसाया, और आसिफ खान ने इसको, अपने खुर्रम को अपनी साइड ले लिया। और जब खुर्रम को बाहर ले जाया जाता है, खुर्रम को बाहर ले जाकर ये इनके खिलाफ भर देता है, तो खुर्रम कहता है, अरे इनकी इतनी हिम्मत, ये मेरी गद्दी पर, मेरे सिंहासन पर बैठ जाए। तो खुर्रम क्या करता है, बेचारा इन तीनों का काम बना डालता है। शहरयार, परवेज और द्वार अक्स तीनों को टपका देता है। कौन? खुर्रम। और फिर खुर्रम कौन? खुर्रम शाहजहाँ के नाम से गद्दी पर आता है। कौन आता है? खुर्रम आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम जहांगीर के बारे में और सारी चीज़ें पढ़ेंगे डिटेल में।